वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 6 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वैदिक 3D संग्रहालय कहां बनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा वाराणसी में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एक वैदिक 3D म्यूजियम बनाया जाएगा और यह जो म्यूजियम होगा यह भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित होगा। यह 16 संस्कारों, 64 कलाओं और 18 विद्या संस्थानों पर प्रकाश डालेगा। तो दोस्तों ये जो वैदिक 3D संग्रहालय है ये कहाँ बनाया जाएगा? ये वाराणसी में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र डेवलप किए जाएंगे। इसके लिए अभी हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा निवेश भी किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कार्यक्रमों और उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए नई सोशल मीडिया नीति लॉन्च की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कासिमपुर हाल्ट रेलवे स्टेशन का नाम अभी जायज सिटी रेलवे स्टेशन किया गया है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण करने पर अधिकतम सजा आजीवन कारावास की गई है। इसके लिए अभी हाल ही में विधानसभा में एक बिल भी पास किया गया है। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया गया है। उत्तर प्रदेश की रहने वाली प्रीति पाल ने पैरालंपिक 2024 में 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। यहाँ पर आपको ब्रॉन्ज मेडल कर लेना है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अयोध्या में टाटा सन्स के द्वारा एक मंदिर संग्रहालय यानी टेम्पल म्यूजियम बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में सारस क्रेन की गणना की गई है, जिसके अनुसार 2024 में उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की संख्या है 19,918। महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। दोस्तों आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट और टेस्ट पास ये सभी मिल जाएगा। टेस्ट पास में भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट मिल जाएंगे और इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की। तो आप इस टेस्ट पास का यूज जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में धर्मवीर सिंह ने किस खेल में गोल्ड मेडल हासिल किया है? आंसर हो जाएगा क्लब थ्रो में। तो दोस्तों पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर धर्मवीर सिंह ने मेंस F51 कैटेगरी में क्लब थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया है और उन्होंने 34.92 मीटर का थ्रो फेंक करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। और इसी इवेंट में भारत के ही प्रणव सूरमा ने 34.59 मीटर का थ्रो फेंक करके सिल्वर मेडल हासिल किया है। यानी गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल ये दोनों मेडल इंडिया को प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से आर्चरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है हरविंदर सिंह ने। तो पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर आर्चरी में गोल्ड मेडल किसने जीता है? हरविंदर सिंह ने। और आपको याद रखना है कि आर्चरी में गोल्ड मेडल जीतने वाले हरविंदर सिंह पहले भारतीय बन गए हैं। तो फाइनल मुकाबले में हरविंदर सिंह ने पोलैंड के लुकाज सिकेज को 6-0 से मात दी है। पेरिस पैरालंपिक 2024 की अगर हम बात करें तो यह इसका 17वां संस्करण है। इसका आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक किया जा रहा है और इसका आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जा रहा है। मोटो क्या है? गेम्स वाइड ओपन। और इसमें कितने खेल शामिल किए गए हैं? 22। इसका शुभंकर क्या है? पैरालंपिक फ्रीज। और आपको याद रखना है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में अब तक भारत ने 25 मेडल जीत लिए हैं, जो कि भारत का अब तक का पैरालंपिक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर गोल्ड मेडल किसने किसने जीता है इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला गोल्ड मेडल जीता था अवनी लेखरा ने शूटिंग में और दूसरा जीता था नितेश कुमार ने बैडमिंटन में। तीसरा जीता है सुमित अंतिल ने एथलेटिक्स में, यानी उन्होंने जेवलिन थ्रो में ये गोल्ड मेडल हासिल किया था। धर्मवीर सिंह ने क्लब थ्रो में और हरविंदर सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है आर्चरी में। तो ये 5 गोल्ड मेडल अभी तक प्राप्त हुए हैं भारत को। देखिए दोस्तों पेरिस पैरालंपिक 2024 की जो ओवरऑल रैंकिंग है उसको डिस्कस करते हैं। तो चाइना पहले स्थान पर है, इसने 64 गोल्ड के साथ 146 मेडल जीते हुए हैं। दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन है, तीसरे पर अमेरिका है और चौथे स्थान पर नीदरलैंड है। भारत की रैंक क्या है? 14 है। तो भारत ने अब तक 5 गोल्ड
और 9 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस प्रकार से भारत के कुल मेडल हो जाते हैं 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल। तो बेंगलुरु के रहने वाले 49 साल के सिद्धार्थ अग्रवाल ने अभी हाल ही में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया हुआ है। इस प्रकार से वो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए हैं। उन्होंने 29 अगस्त को इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो 42 किलोमीटर की दूरी है उसको तैरकर पार किया हुआ है। उन्होंने इस दूरी को पार करने में 15 घंटे और 6 मिनट का समय लिया है। दोस्तों अब समझते हैं कि ये इंग्लिश चैनल कहाँ है। तो ये आप देख पा रहे हैं यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, और ये है फ्रांस। तो इन दोनों के बीच में स्थित है इंग्लिश चैनल, और ये सबसे सकरा वाला भाग है। यहीं पर तैराक जो हैं वो तैर करके पार करते हैं, यानी कि वो फ्रांस से इंग्लैंड तक जाते हैं या फिर इंग्लैंड से फ्रांस तक आते हैं। और ये जो सबसे सकरा वाला भाग है ये स्ट्रेट ऑफ डोवर भी कहलाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो 1958 में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? मिहिर सेन। और 1959 में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आरती साहा। हाल ही में जिया राय इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बन गई हैं। इंग्लैंड के कैप्टन मैथ्यू बेब ने 1875 में इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक तैरकर पार किया था। इस प्रकार से वो इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक तैरकर पार करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के तैराक हैं क्लो मैकारडेल, तो उनके नाम 44 बार इंग्लिश चैनल को पार करने का रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन है, लोरियल पेरिस की ग्लोबल एम्बेसडर कौन बनी है? तो उनका नाम है आलिया भट्ट। तो भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट को अभी हाल ही में लोरियल पेरिस का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। आपको याद रखना है कि जो लोरियल पेरिस नामक कंपनी है यह एक कॉस्मेटिक ब्रांड है। तो जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं वो बनाती है लोरियल पेरिस नाम की कंपनी। यह फ्रांस की कंपनी है और इस कंपनी की उत्तराधिकारी हैं जिनका नाम है फ्रांसवा वेटेनकोर्ट मेयर्स। तो वह $100 बिलियन की संपत्ति अर्जित करने वाली पहली महिला बनी है। चलिए कुछ ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस कर लेते हैं। तो प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अभी हाल ही में MC मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा को नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में हूप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? PV सिंधु को। विस्लेरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आदित्य राय कपूर। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनी है PV सिंधु। और यूनिसेफ भारत की राष्ट्रीय राजदूत यानी कि नेशनल एम्बेसडर कौन बनी है? करीना कपूर खान। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किस राज्य में किया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र राज्य का जो लातूर जिला है और उसमें जो उदगीर नामक स्थान है, यहाँ पर एक विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है और ये उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। दोस्तों आपको याद रखना है कि इस विहार के अंदर गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है और यह विहार 15 हेक्टेयर की भूमि में फैला हुआ है। और दोस्तों इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार बनाया गया है यह सांची स्तूप से प्रेरित है। और सांची स्तूप के बारे में आपको याद रखना है कि यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। गौतम बुद्ध की बात हुई है तो इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म दिवस होता है उसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। इनकी माता का नाम था महामाया, इनकी मौसी का नाम था गौतमी और गौतमी के द्वारा ही गौतम बुद्ध को पाला गया था। पिता का नाम था शुद्धोधन और इनके कुल का क्या नाम था? तो यह शाक्य वंश से संबंधित थे। तो यह एक शाक्य क्षत्रिय थे। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, पुत्र का नाम था राहुल। उनका पहला उपदेश पाली में लिखा गया था, आपको याद रखना है। और इनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर नामक स्थान पर। और दोस्तों आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा किस देश में तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र खोला जाएगा? आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तो अभी दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा पर गए थे। तो जब वो सिंगापुर की यात्रा पर गए थे तो भारत और सिंगापुर के बीच में कई समझौते हुए हैं। तो उसी में से एक समझौता हुआ है कि भारत सरकार के द्वारा सिंगापुर में एक तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा इस यात्रा के दौरान भारत और सिंगापुर के बीच सेमीकंडक्टर क्लस्टर बनाए जाने के लिए भी एक समझौता हुआ है। भारत और सिंगापुर स्वास्थ्य क्षेत्र में
रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देंगे, इसके लिए भी समझौता हुआ है। भारत और सिंगापुर के बीच डिजिटल तकनीक के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए भी समझौता हुआ है। तो ये 4 प्रमुख समझौते हुए हैं भारत और सिंगापुर के बीच में। दोस्तों, तिरुवल्लुवर के बारे में आपको याद रखना है कि यह दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे, तो उन्हीं के नाम पर एक सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा सिंगापुर में। सिंगापुर की बात करें तो यह एशिया महाद्वीप में ही स्थित है और राजधानी क्या है इसकी? सिंगापुर। प्रधानमंत्री कौन है? लॉरेंस वोंग। राष्ट्रपति कौन है? थरमन सनमुगरत्नम। और यहाँ की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। इस देश की आबादी में चीनी मूल के लोग सबसे ज्यादा है, यानी यहाँ पर चीनी मूल के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। और दोस्तों, सिंगापुर में भारतीय मूल के लोग तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। भारत को सबसे अधिक एफडीआई सिंगापुर से प्राप्त होता है। 2023-24 में सिंगापुर भारत का 6वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार रहा था। आसियान देशों में सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। दोस्तों, अभी जो जुलाई 2024 में हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स आया था, तो उसमें पहला स्थान किसका था? सिंगापुर का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे एनएलएफटी और एटीटीएफ विद्रोही समूह भारत के किस राज्य में एक्टिव थे? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। तो अभी हाल ही में दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की उपस्थिति में एक त्रिपुरा शांति समझौता हुआ है और इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये समझौता भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और एनएलएफटी यानी नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और एटीटीएफ यानी ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के बीच हुआ है। तो ये जो एनएलएफटी और एटीटीएफ हैं, ये विद्रोही समूह हैं जो कि त्रिपुरा में सशस्त्र विद्रोह करते थे, यानी हथियार उठा करके विद्रोह करते थे। ठीक है, तो इनके बीच में अभी शांति समझौता हुआ है। तो एनएलएफटी ने लगभग 35 साल के बाद सशस्त्र संघर्ष को खत्म किया है, यानी उन्होंने हथियार छोड़ दिए हैं और शांति का रास्ता अपना लिया है। और ये जो विद्रोही समूह थे, ये त्रिपुरा में जनजातीय और आदिवासी लोगों की पहचान के लिए मांग करते थे। तो अब तक त्रिपुरा में लगभग 10,000 उग्रवादियों ने सरेंडर कर दिया है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। और केंद्र सरकार ने त्रिपुरा के लिए 250 करोड़ रुपए का पैकेज भी दिया हुआ है। त्रिपुरा की बात करें तो राजधानी इसकी अगरतला है और राज्यपाल हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू और मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर माणिक शाह। नेशनल पार्क हैं क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, रोबा वन्यजीव अभ्यारण्य, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान और तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये सभी नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा राज्य में है। त्रिपुरा की लोकेशन आप यहाँ पर देखिएगा। त्रिपुरा का ज्यादातर हिस्सा जो है वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विषाणु युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका अजमेर में। तो राजस्थान के अजमेर में नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत विषाणु युद्धाभ्यास किया गया है। तो इस युद्धाभ्यास में को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी गई है कि अगर कोई महामारी फैलती है और कोई बैक्टीरिया अगर तेजी से फैलता है तो उसको कंट्रोल कैसे करना है। तो इसमें यह बताया गया है कि अगर कभी मनुष्यों या पशुओं में कोई बैक्टीरिया फैलता है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। दोस्तों, राजस्थान की बात हुई है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो राजस्थान सरकार महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट में 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान में बाल विवाह पर अभी हाल ही में रोक लगाई है। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान के पाली जिले में किया गया है। राजस्थान सरकार किसानों को फ्री बाजरा बीज का वितरण करेगी। राजस्थान के करौली में लौह अयस्क के भंडार की खोज की गई है। और राजस्थान में अभी हाल ही में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024 की शुरुआत की गई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, विधानसभा की 200, राज्यसभा की 100 और लोकसभा की 25 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर सरिस्का और राष्ट्रीय मरु उद्यान मुकुंदरा हिल्स और केवला देव। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से देश भर के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा 82। 5 सितंबर 2024 को यानी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने देश भर के 82 शिक्षकों को सम्मानित किया है। और कौन सा पुरस्कार दिया है उन्हें? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। तो इसमें 28 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 संगठनों के टीचर्स शामिल किए गए हैं। दोस्तों, इस पुरस्कार के अंतर्गत 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार और 1 सिल्वर मेडल और 1 प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। चलिए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार इसरो को प्राप्त हुआ है। नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल पुरस्कार भूटान सरकार के द्वारा पूनम खेत्रपाल सिंह को दिया गया है। और सीएमडी ऑफ द ईयर 2024 प्रदीप कुमार दास को दिया गया है। 33वां व्यास पुरस्कार 2023 पुष्पा भारती को दिया गया है।
जीडी बिरला पुरस्कार 2023 डॉक्टर अदिति सेन डे को दिया गया है। नाइटहुड सम्मान सुनील भारती मित्तल को दिया गया है और बॉब जॉन्स पुरस्कार टाइगर वुड्स को दिया गया है और इरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में कपिल परमार ने जूडो में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो मेंस J1 कैटेगरी में जूडो में कपिल परमार ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। कपिल परमार का संबंध मध्य प्रदेश से है, आपको ये बात याद रखनी है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में अभी हाल ही में जिसने मेडल जीते हैं उनके नाम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नित्या श्री सिवन ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है बैडमिंटन में। दीप्ति जीवन जी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है एथलेटिक्स में। मरियप्पन थंगावेलु ने हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। शरद कुमार ने हाई जंप में सिल्वर मेडल हासिल किया है और अजीत सिंह ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल हासिल किया है। सुंदर सिंह गुर्जर ने जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने शॉर्ट पुट में सिल्वर मेडल हासिल किया है। दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, सचिन सर्जेराव ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर। किस राज्य की विधानसभा में शून्यकाल की परंपरा शुरू हुई है? हिमाचल प्रदेश। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? 7%। फिक्की यूथ आइकॉन के रूप में किसे घोषित किया गया है? आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा। किस देश ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना बनाई है? दक्षिण अफ्रीका। जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट पुस्तक को किसने लिखा है? कुलदीप गुप्ता। और राहुल द्रविड़ आईपीएल की किस फ्रेंचाइजी के हेड कोच बने हैं? राजस्थान रॉयल्स। 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। धनु श्रीकांत ने विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 3 गोल्ड मेडल। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम कुछ प्रमुख संस्थापक डिस्कस करेंगे, जैसे ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, दीन ए इलाही और मनसबदारी प्रथा का संस्थापक था अकबर, भक्ति आंदोलन के संस्थापक रामानुज, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी, इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की थी? हजरत मोहम्मद साहब ने। और पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जोरथुस्ट्र। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि इंडियन क्रिकेट टीम के मुख्य कोच या हेड कोच कौन बने हैं? गौतम गंभीर। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर गौतम गंभीर बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें, तो वहां पर आपको अगस्त 2024 के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों, ऐप पर आपको जनवरी 2024 से अगस्त 2024 तक की करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर लें। डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट आपको मिल जाएगा ऐप पर, तो इसको भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आपको करंट अफेयर्स और जीके की ई बुक भी ऐप पर मिल जाएगी, तो इनको भी आप वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।